अस्सलाम वालेकुम। रवा साल के लिए इकनॉमिक सर्वे जारी किया गया और कल बजट का ऐलान होगा। इकनॉमिक सर्वे के जो दादो शुमार हैं अभी तक तो मेरी अकल से काफ़ी बाला हैं, मैं उनको पूरे तरीके से समझ नहीं पाया, क्योंकि ग्रोथ का एक ख़ास नंबर होता है जो इकनॉमिक सर्वे में जारी किया जाता है। 2.68% GDP ग्रोथ दिखाई गई है। टारगेट 3.6 का था, तो टारगेट हमने कहा मिस कर दिया, 2.68 हासिल की है। लेकिन 2.68 का जो नंबर दिया गया है उसके अंदर मेजर जो बड़ी क्रॉप्स हैं, वीट है, आपकी शुगर केन है, कॉटन है, वो सारी फेल हो गई। हम क्रॉप सेक्टर में नीचे हैं, माइनस में ग्रोथ है। लेकिन हम किया है कि हमने लाइफ स्टॉक के अंदर गाय भैंसों और गधों की तादाद में इजाफा दिखा दिया। अब गधों की तादाद अगर तो ये गिन के हैं तो फिर तो ठीक है कि मुल्क में 1 लाख गधे बढ़ गए और कितना 10 लाख के 20 लाख वो जो है गाय भैंसें बढ़ गई। अगर उसके बगैर इन्होंने टेबल पर बैठ के नंबर गधों का डाला है तो फिर मेरे ख्याल में पूरी कौम को गधा बनाने की कोशिश है, जो नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4.77% ग्रोथ दिखाई गई है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में है पिछले कई सालों से, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस में होते हुए जो बिजली का है, वाटर का शोबा है और कंस्ट्रक्शन का शोबा है, उसके अंदर ग्रोथ दिखा दी है। अब उसको इन्होंने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कोई सर्वे नहीं किया, और इस दूसरे एरिया के लिए भी नंबर की एस्टिमेशन इन्होंने किस तरीके से किया, क्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर इनको मज़ीद सवाल जवाब करके लोगों को वजाहत करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं एज ए जर्नलिस्ट मुतमईन नहीं हूँ जो इन्होंने अदादोशुमार जिसका ऐलान किया है कि ये किस बुनियाद के ऊपर इन्होंने जमा तफरीक की है। हमारी GDP की जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है काफ़ी फॉल्टी है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हम 1996 या 2006 के सर्वे हैं उसके ऊपर सिर्फ प्रोजेक्शंस लेते हैं। 2025 में बैठ के 2006 की जो एक सर्वे की हुई है उसके ऊपर प्रोजेक्शन लिए जा रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है तरीकाकार। इसको हमें बदलने की ज़रूरत है, हमें रियलिटी के करीब आना चाहिए। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट जिसका ये क्रेडिट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है वो ये है कि हमने महंगाई की शरह जो 40% खुद अपनी नालायकी से PDM की हुकूमत ऊपर लेकर गई थी, उसको हम कुछ 4.5% के करीब ले हैं। अब महंगाई की शरह में कमी आई है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो आपकी वीट की प्राइसेस हैं जो कोलैप्स कर गई हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी बड़ी पाकिस्तान पे कर रहा है कि इस साल भी वीट नीचे चली गई और अगले साल भी सोइंग सीज़न नहीं है। पूरा किसान चीखें मार रहा है कि हमने 4,000 5,000 के वादे के ऊपर वीट लगाई थी, लेकिन हमारी 2,000 पे भी किसी ने वीट उठाई नहीं। उससे आपकी इन्फ्लेशन गिर गई, और इंटरनेशनल जो फ्यूल ऑयल प्राइसेस हैं वो गिरी हुई हैं, उस वजह से आपकी इन्फ्लेशन गिर गई है। तो आपकी पॉलिसी का उसमें कंट्रीब्यूशन कितनी है ये भी अभी एक समझने की ज़रूरत है। आगे चलेंगे प्रोग्राम में तो अपने मेहमानों से पूछेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिक्र होना चाहिए था। आपकी साल के बाद, हर साल के बाद अब ग्रोथ नीचे जा रही है। पिछले 3 या 4 सालों में आप 1.5% की शरह से ग्रो कर रहे हैं, और आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.5% से ऊपर है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से यहाँ आ जानी चाहिए थी। जो वर्ल्ड बैंक ने एक हमारा पावर्टी के ऊपर सर्वे जारी किया है वो शो करता है कि हमारी पावर्टी कुछ 40-45% पे पहुंच गई, और अगर डेवलप कंट्री वाला वो पैमाना हम लगाएं तो 88% पॉपुलेशन जो है वो हमारी ख़त गुर्बत से नीचे है। इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि हमने जो मिडिल क्लास थी उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया, ग्रोथ एक्टिविटी को किल कर दिया हमने, और उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टैक्स भी ज़्यादा आएगी, इकॉनमी को हम रोज़ी पिक्चर भी पेट करेंगे, नई इंडस्ट्री भी लगेगी। कहाँ से लगेगी भैया? तो आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीज़ साहब, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है। इसके अलावा आरिफ हबीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब और आसिफ पीर साहब, ये सब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो आम तौर पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस की जानी चाहिए, इसलिए कि आपने जो फ्यूचर की फोरकास्ट हैं सारी उन्हीं नंबर्स को बुनियाद बनाकर आगे जाके लेनी है। आप पॉपुलेशन का नंबर लेते हैं, साथ ग्रोथ एस्टिमेशन करते हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, उसी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही अगर एस्टिमेशन बहुत फॉल्टी होगी तो फिर क्या करेंगे? इस वक्त आप लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी आप माइनस में दिखा रहे हैं, जो बड़ी क्रॉप्स हैं उसको भी आप माइनस में दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी में कुछ ऐसा गलत ज़रूर था। मौसमी हालात भी होंगे, क्लाइमेट का इम्पैक्ट भी होगा एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ में भी कुछ ऐसा दखल ज़रूर था जिसने ये तबाही की है। LSM जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले कई सालों से क्राइसिस में है। मेरा ख्याल ये था कि 1 साल 2 साल अब आपके कोरोना वाला पीरियड गुजर गया है। अब आप पोलिटिकल क्राइसिस वो जो था कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, तो एक वो तहरीक चल रही थी, वो भी 1 साल गुजर गया। तो उसके बाद ग्रेजुअली आपकी बहुत लो बेस है, इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप ऊपर की तरफ नहीं गए इसलिए कि आपकी नई इन्वेस्टमेंट ही नहीं। जो आपकी
एक मेन स्टे था टेक्सटाइल सेक्टर, उसमें भी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो पॉजिटिव है, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हुई। एक साल वो स्पेशल एक फैसिलिटी दी गई थी टर्फ के नाम से, तो उस टर्फ की वजह से कुछ मशीनरी इंपोर्ट हुई, तो एक साल में ग्रोथ नज़र आई, उसके बाद वो दोबारा फ्लैट हुआ हुआ है। तो कहीं पे ऐसी फंडामेंटली हमारी पॉलिसीज़ के अंदर वो खला और ख़ामी मौजूद है, जिसकी वजह से हम जो ग्रोथ लेना चाह रहे हैं वो ग्रोथ ले नहीं पाए हैं। हमारे जो रिमिटेंसेस का नंबर है वो बहुत अच्छा है, वो इस साल का 38 बिलियन डॉलर्स की एस्टिमेट की गई है कि इस साल होगी, और 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रोज़गार कमाने गए हैं। जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त लाइफ लाइन है। अगर ये आपके नंबर 8 अरब डॉलर जो इजाफी आपकी रिमिटेंसेस की मद में आए हैं, ये ना आए होते तो इस 10 अरब डॉलर को बारो करने के लिए हम दुनिया सारी के आगे इस वक्त बकारी बने होते। तो ये एक सिचुएशन है। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा कोई रोज़ी पिक्चर नहीं है जो दुनिया को सक्सेस स्टोरी के तौर पर पेश की जा सके। वो हम 28-30 अरब डॉलर की रेंज में फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। ना कुछ नई इंडस्ट्री लगाएंगे, ना नई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपके एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस बनेंगे, तो ना आप दुनिया के सामने वो चीज़ें बेच सकेंगे। आरिफ हबीब साहब प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, जो ओवरऑल इकनॉमिक सर्वे के अदाद शुमार है, आपका उसके ऊपर क्या तज्ज़िया है? आई थिंक ये इसको हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि रन ऑन द बोर्ड हैं, कि रन्स ऑन द बोर्ड जो है वो है कि जो है इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट गिरे हुए हैं। आई थिंक हमारा जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। हमारा जो बजट डेफिसिट जो है वो टारगेट उसमें हमने एक्सीड किया है। दो ग्रोथ में हम थोड़े से बिहाइंड हैं, जो ग्रोथ जो है वो नहीं अचीव हो सकी है। बाकी दूसरे जो अशारिये हैं मैक्रो इकोनॉमिक, वो आई थिंक आर ऑन कोर्स। तो अब ये इन नंबरों के साथ जो है हम नए फाइनेंशियल ईयर में जब इंटर हो रहे हैं, तो अब डिपेंड करता है कि कल का बजट जो है वो ये किस तरीके का जो है वो अनाउंस होता है। क्योंकि उसमें आप वो टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल का जो है ग्रोथ टारगेट होगा वो 4.2% होगा। तो 4.2% टारगेट अचीव करने के लिए ज़ाहिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना होगा, तो जाके ये जो है वो ग्रोथ टारगेट अचीव हो सकेगा। जो आपकी स्टॉक मार्केट है सर, वैसे तो उसका इकोनॉमिक सर्वे से सच ग्रोथ के नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारी एक तरफ है, लेकिन स्टॉक मार्केट किसी और ही दुनिया में है। स्टॉक मार्केट तो बूमिंग है इस वक्त आपकी। जी आई थिंक देखिए नदीम भाई, आप जो इंटरेस्ट रेट कम हुए ना 22 से 11%, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट उस इंटरेस्ट रेट के आधे होने की वजह से जो है वो 100% वैल्यूज़ जो है वो बढ़ जानी चाहिए, तो वो बढ़ी है। उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट अंडर वैल्यू भी थी। तो चूंकि फिर उसके बाद जब IMF के साथ हमारे मामला जो है ऑन ट्रैक आ गए, तो उसके बाद फिर जो है वो मार्केट ने रिस्पॉन्ड। फिर आई थिंक उससे पहले जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो डॉलर्स में जा रही थी, गोल्ड में जा रही थी, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में जा रही थी, तो अब वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो फिर जो है ये स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में जनरली आपने देखें कि कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो इम्प्रेसिव रही है, और उनके डिविडेंड यील्ड्स वगैरह भी जो है वो अच्छे रहे। तो उसकी वजह से, और ज़ाहिर है हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसिप्लिन भी हो जाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बेहतर रहता है, तो उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब आगे जाके आई थिंक ग्रोथ का जो है वो बहुत ताल्लुक है, क्योंकि आगे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की फर्दर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उसमें फिर पर्टिकुलरली वो सेक्टर्स के जहाँ आइडियल कैपेसिटीज़ हैं, जहाँ ये अपनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, उसको जो है इंसेंटिवाइज करके उनको बेहतर करके फिर हम हासिल कर सकेंगे फर्दर जो है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगले साल में। लेकिन आरिफ साहब, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव है और पिछले कई सालों से बहुत बदहाली का शिकार है। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त अलार्मिंगली ऊपर होना चाहिए। नंबर मुझे ये सर्वे से पूरी उसकी करेक्ट एस्टिमेशन वाज़ेह नहीं हुई कि उन्होंने किस तरीके से उसको एस्टिमेट किया।
इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आप जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं उनकी भी देखें परफॉर्मेंस तो बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो आपकी फेल हुई हैं, नाकाम हुई हैं। तो आपकी जीडीपी के अंदर कुछ एक ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको तसल्ली बख्श करार दिया जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ तक आवाम के फलाह की चीज़ें हैं, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलना है। देखिए, एग्रीकल्चर सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री और उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। वहाँ के कोई हालात जो है वो अच्छे नहीं रहे और इसी वजह से पब्लिक प्रेशर फील कर रही है और पब्लिक का ये कहना है कि भाई अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो सो व्हाट, उसमें हमें क्या मिला। तो उसका यही हुआ है और वो सही कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हो चुका है, ये हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, तो इन्फ्लेशन तो फर्दर महंगाई का रेट कम हो गया, लेकिन जो महंगाई हो गई है उसका बर्डन तो सब लोगों के ऊपर अभी उसी तरह खड़ा हुआ है। और उससे बढ़कर ये कि पिछले साल सैलरी क्लास पे और टैक्स भी बढ़ा दिया, तो उनके लिए और मुश्किलात जो है वो बढ़ गई। तो जब मैं ये कहता हूँ कि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दावा किया जा रहा है कि वो हमने अचीव किया, तो अब उससे वो बोझ जो है लोगों के ऊपर कम करें। देखिए, पाकिस्तान में 3 बड़े मसले थे। इन्वेस्टमेंट की जो रुकावटें थी, वो हाई इंटरेस्ट रेट था। वो इंटरेस्ट रेट अभी 22 का 11 आया, लेकिन अभी भी ज़्यादा है और कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीजन में हाईएस्ट है, उसमें कुछ कमी हुई है, कुछ अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है। वो था कि इफेक्टिव अप्रैल जो है वो रेट जो है वो कम होंगे। फिर जुलाई का वादा है कि जुलाई में मज़ीद कम होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो इशू प्रॉब्लम है वो हाई टैक्सेशन रेट्स हैं। तो हमारे कॉरपोरेट टैक्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसके ऊपर सुपर टैक्स, फिर ये कि सैलरीड क्लास पर टैक्स। तो वो इस हाई टैक्स रेट और हाई एनर्जी प्राइस पे तो अब मैं नहीं समझता कि कोई नई इन्वेस्टमेंट हो। अब लकीली ये है कि पाकिस्तान के पास आइडियल कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, उस पर इनको ज़ाहिर है स्ट्रेटजी करनी होगी कि जिसकी वजह से वो आइडियल कैपेसिटीज़ यूटिलाइज हों और उससे फिर ये है कि ग्रोथ भी आए, लोगों को जो है रोज़गार के मौके भी मिलें, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ भी जो है वो बढ़े। तो उस पर आई थिंक गवर्नमेंट को बैट करना होगा और वो कल के बजट से हमें पता चलेगा। दुरुस्त है। आसिफ पीर साहब, सीईओ है सिस्टम्स लिमिटेड, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ साहब, ओवरऑल हमारे पास आईटी सेक्टर के नंबर्स हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि ग्रोथ है आईटी सेक्टर के अंदर, और फ्रीलांसिंग का भी नंबर दिया गया कि $400 मिलियन आया और एंड ईयर में हो सकता है 30 जून तक ये $500 मिलियन या $550 मिलियन तक 30 जून तक नंबर चले जाए। ओवरऑल इस सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका तजिया, और कल बजट भी आना है, तो आप क्या चीज़ें क्या लाहे अमल आप तय करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, शुक्रिया शो पे मदु करने के लिए। डेफिनेटली हमारी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ग्रोथ हुई है। अगर आपने सर्वे देखा हो तो उसमें सर्विसेज सेक्टर में 2.9% की ग्रोथ शो हुई है वर्सेस 2.2%। उसमें आईटी सेक्टर की ग्रोथ तकरीबन 20% के करीब है। 3.2 बिलियन जो सिर्फ रफली मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का नंबर 3.5 बिलियन से ऊपर ही होगा। 3.5 to 4 बिलियन के बीच में नंबर आएगा हमारा। और फ्रीलांसर्स ऑफ कोर्स एक $500 मिलियन के लगभग, आई थिंक ऑफिशियल चैनल से जो आते हैं पैसे, उससे आई थिंक इट्स वेरी मच इन ट्रैक। बट आई थिंक जो आपने दूसरा सवाल पूछा, ग्रोथ तो डेफिनेटली है और ये सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। बट अगर आप ये देखेंगे सर कि इसमें जो हमारे सेक्टर को क्या चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। और ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी आपने आरिफ साहब ने भी अभी बात कही कि सैलरी पे टैक्सेस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे सेक्टर में, ख़ास तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो बाहर लोग जा रहे हैं, बाहर अच्छे बच्चे जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेशन। और ये एक बात समझने की इसमें बहुत ज़रूरत है। हमारे सेक्टर में जो एवरेज सैलरी है, मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, बीपी और कॉल सेंटर्स की दो अलग अलग हिस्से हैं। बट आईटी सेक्टर में जो डेवलपर्स या जो आर्किटेक्ट्स और जिस तरह के लोग हमको चाहिए होते हैं, एक्सपोर्टेबल टैलेंट, उनकी एवरेज सैलरी एनीवेयर बिटवीन $1,000 to $2,000 होती है। अगर वो टैक्स उन टैक्स ब्रैकेट्स में अगर
सैलरी में ब्रेक नहीं मिला, टैक्स ब्रेक, सो आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई थिंक इन्फ्लेशन तो, अगर इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली कम हुआ है, बट अगर आप 2 साल पहले से देखें कंपाउंडेड इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो तो काफ़ी बढ़ गया है, तो डेफिनेटली पीपल आर स्ट्रगलिंग। और दूसरी आई थिंक मैं एक और बात भी कहूँगा मिनिमम वेज के बारे में भी, आई थिंक बीपीओ सेक्टर में खास तौर पे और आई थिंक दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी, तो मिनिमम वेज भी आई थिंक हमें ज़रूर देखनी चाहिए, बेस्ड ऑन नॉट जस्ट मेरी नंबर ऑफ दिस ईयर बट ऑफ कोर्स कंपेयर कंपाउंडिंग फॉर 2 years एंड व्हाट वी हैव डन, कि हमने इसको बढ़ाया है। और दूसरा आई थिंक फ्रीलांसर्स की आपने बात की, तो फ्रीलांसर्स में एक्सपोर्ट को बढ़ाना और फ्रीलांसर्स को बढ़ाना बहुत आई थिंक रिलेटिवली आसान है। उसके लिए आई थिंक एक ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। अभी भी लोग, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पूरे लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्टर और फ्रीलांसर्स पूरे पैसे थ्रू प्रॉपर चैनल विच इज़ स्टेट बैंक नहीं लेके आ रहे। तो आई थिंक हमने एक प्रपोजल दिया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत जिस तरह आरडीए सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी अगर इस तरह की कोई चीज़ तजवीज़ की जा सके ताकि लोग पैसे लेके आएँ और अपनी मर्जी से लेके जा भी सकें और इन्वेस्ट करें और एक फ्रीली इकोनॉमी चले। और जाहिर है आपको भी पता है नदीम साहब के कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो पैसे लेके आएंगे वो सारा कोई भी पैसे वापस लेके जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी यहाँ कॉस्ट है। बट एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा और एक आपको रिटर्न भी जो आपको मिलता है रोशन डिजिटल अकाउंट, बाहर आप पैसे रखेंगे डॉलर में तो आपको वो रिटर्न भी नहीं मिलेगा जो आरडीए आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की फैसिलिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। इससे आई थिंक अनऑफिशियल आईटी एक्सपोर्ट विल कम टू एन ऑफिशियल, वो एक आपको लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे हमें ज़्यादा रेमिटेंस चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आई थिंक ये जब होता है तो हमारी इंडस्ट्री को भी जितना मैक्सिमम हमें मिनिमम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसे बाहर नहीं रखने चाहिए और मुल्क में पैसे लेके आए एक्सपोर्ट, हमें डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने की ज़रूरत है सर। बिल्कुल सही। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नदीम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जो ग्रोथ के नंबर दिए गए हैं 2.68, बड़ी फसलें बताया गया नाकाम हो गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में है, लेकिन टोटल 2.68% की शरह से ग्रोथ दिखाई गई है। आप तो प्लानिंग कमीशन को हेड करते रहे, आप इस एस्टिमेशन से मुतमईन हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल कोई भी मुतमईन नहीं है। ये तो हुकूमत करती है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इसमें गाड़ियों की भी मैन्युफैक्चरिंग 40% बढ़ गई है, स्मॉल स्केल की भी बढ़ गई है वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स के ऊपर मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आ जाएगा अखबार में कल परसों। तो ये तो एक है प्रॉब्लम, ठीक है, हुकूमतें करती हैं, अनफॉर्चुनेटली अगले साल रिवाइज कर देंगे, लोअर कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सर ये थोड़ा सा पूरा प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसका बेड़ागर्क करने के मुतरादिफ नहीं है कि आपने पॉवर्टी की एस्टिमेशन भी दुरुस्त नहीं करनी है, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की भी दुरुस्त नहीं करनी है, आपने जीडीपी ग्रोथ के नंबर भी दुरुस्त नहीं करने, तो फिर तो आपकी प्लानिंग तो स्टार्ट से ही गलत होगी ना। प्लानिंग तो नदीम साहब मेरा ख्याल जब प्लानिंग कमीशन में था उससे पहले से भी लिख रहा हूँ कि प्लानिंग को एक बहुत डीप चेंज की जरूरत है। किताब भी लिखी हुई है इस पे कि प्लानिंग हैज टू कम इनटू द 21st सेंचुरी। ये हक हैग महबूबुल्लाह खरट हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप का मॉडल 1956 का भी तक हम चला रहे हैं। जरा आगे बढ़े ना, वी हैव टू चेंज दिस मॉडल। नंबर 2, पीएसटीपी को खत्म कर देना चाहिए, मैंने बहुत लिखा हुआ है, पीएसटीपी खत्म कर दें। ये जो बंदरबांट एमएनएस की है और जो एक ब्रिक एंड मोटर का तमाशा है कि आप चीजें बनाई जाती हैं उनको यूज नहीं करते। आपने 150 यूनिवर्सिटीज बना दी है जिनमें प्रोफेसर कोई नहीं है, आपने फ्लाईओवर हाईवे बना दिए जो यूज नहीं होते, अपने मेट्रो बना दिया, बस की जगह आपने सीमेंट लगा दिया। तो बड़ी बड़ी गलतियां, आपने पावर प्लांट लगा दिए बेवकूफ वाले, क्योंकि इतनी जल्दी में होते हैं। दे डोंट वांट टू डू PC1 तो भरना नहीं चाहते। जब मैं वहां था तब भी था, रोते रहते थे PC1 तो भरो। वो PC1 मैंने भर के लिया था, खत्म करो, आप मुझे दे दो भाई। PC1 भरना मीन्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उस पर किताबें लिखी गई हैं, फिजिबिलिटी वो तो हमने करनी नहीं है। तो ये निजाम टूट चुका है, इसको खुदा के इंडिया ने बदल दिया, अब हम भी बदले। बहुत जोर लगाए इस पर, जोर लगाए, मीडिया बोले इस पे, ये निजाम खत्म करे। सर इसमें खाली एक मसला नहीं है, अब उससे भी बड़ा मसला एक वो जो NFC अवार्ड का हमने एक फॉल्टी सा प्रोसीजर बना लिया। 60% रिसोर्सेज हम सूबों को देते हैं, सूबे वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं
तो क्या उसकी कभी हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की कोशिश की है? मेरा ख्याल में कभी हुकूमत ज़हमत ही नहीं करती, और ये आपकी कंटिन्यूस जो रन है फिजिकल डेफिसिट की, आप इससे कभी सारी उम्र बाहर भी नहीं निकल सकते। 60% सुबह को लेकर 40% में से आप डेट सर्विसिंग भी करेंगे, डिफेंस भी करेंगे, गवर्नमेंट भी रन करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हम। नहीं, देखिए, अव्वल तो डेट हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं। अब डेवलपमेंट जो हमारे हाथ में रहेगी वो इस्लामाबाद या बड़े प्रोजेक्ट्स। अब ये क्यों भावलपुर वगैरह के हाईवेज बनाते हैं? तो अपने लिए बनाते हैं। क्यों एमएनएस को पैसे देते हैं? सुबह दे ना, वो एमएनएस को फिर वफाक क्यों पैसे देती है? तो हम गलती करते हैं, खुद करते हैं, ये करनी नहीं चाहिए। अब वफाक का जो डेवलपमेंट बजट है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, को ना होने के बराबर होना चाहिए। सूबे जो टैक्स इकट्ठा करेंगे वो आपको क्यों दे? सूबे टैक्स जो इकट्ठा करते हैं, यूज करते हैं, सूबे यूज कर रहे हैं। अभी टीवी पे आपके प्रोग्राम में ही ऐड आ जाएगा, बड़ी जल्दी देखें, मरियम बीबी का, वो दिन रात ऐड चलता रहता है। रट गया मुझे, उस पर पैसे खर्च होते हैं, फिर जो वो काम करते हैं उस पर पैसे खर्च होते हैं। सूबे पैसे खर्च रहे हैं और कुछ अच्छे भी कुछ बुरे भी काम कर रहे हैं, बट ठीक है, बट क्या करें, इस मुल्क में हर चीज नदीम साहब बिगड़ी हुई है। आपने गोरे का निजाम चला रहे हैं आप, 1860 लॉर्ड मुकाले का। कोर्ट्स आपके नहीं चलते, ब्यूरोक्रेसी आपकी नहीं चलती, पॉलिटिक्स आपका नहीं चलता, तो क्या करें? रिफॉर्म की तो बात ही नहीं करना चाहता। रिफॉर्म तो इज अ डर्टी वर्ड। ये सोचते रिफॉर्म मींस मोर टैक्स। सर, एक आपसे बजट कल अनाउंस होना है, आपकी अगर मैं तरजीहात पूछूं तो 1 2 3 तरजीहात आपकी क्या होंगी? मेरी तरजीहात होंगी जी, कटिंग एक्सपेंडिचर्स। मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में 5 मिनट से ज्यादा क्यों है। मुझे बताएं कि ये सरकारी गाड़ियां क्यों खरीदते हैं। अगले बजट में सरकारी गाड़ियां काट के, प्रोजेक्ट में सब जगह काट के, अगले बजट में सरकारी घर काटते। आज सुना है कि जी एमएनए के लिए 7 बिलियन का घर बन रहा है। अगर मुल्क में हमारी मुसीबत पड़ी हुई है तो एमएनए के लिए क्यों 7 बिलियन का घर बना रहे हैं? आपने सेनेट की और पता नहीं सारे पार्लियामेंट में 500% तनख्वाहें बढ़ाई है। ये लगता तो नहीं ये मुल्क गरीब है। जिधर मैं जाता हूँ वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, जिधर मैं जाता हूँ सड़कें बन रही हैं, जिधर मैं जाता हूँ तमाशे लगे हुए हैं। तो ये तो खर्चे तो बहुत हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खर्चे इनके पास पैसे नहीं, इनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन प्रायोरिटी दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नदीमुल हक साहब। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मोहम्मद सुहेल साहब मारूफ इकोनॉमिस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल साहब, आपका शुक्रिया। अभी ब्रेक में जाने से पहले आसिफ पीर साहब और आरिफ साहब दोनों का ख्याल ये था कि ये जो सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सों की शरह है, इसके ऊपर कुछ रद्दोबदल करने की बहुत ज़रूरत है। तो कल बजट आने वाला है। एक तो बेसिक इनकम थ्रेशोल्ड हमारी बहुत कम है, पता नहीं 6 लाख है या कितनी है। मेरी तो ख्याल है कि इसको 1 लाख करना चाहिए। 1 लाख वाला आजकल गरीब आदमी अपने घर के बिजली के बिल देकर, किराया देकर, उसके बाद मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी खिला पाता है। तो आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहूँगा। इसके अलावा बजट के ऊपर और आपकी क्या राय होंगी वो भी जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम भाई। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पिछले 2-3 साल में खुसूस जो सैलरीड क्लास है, यानी जो फॉर्मल सेक्टर में जिसकी भी होल्ड हो जाती है सैलरी, उस पर बोझ बढ़ गया है। और स्पेशली उस वक्त जब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो अगर सैलरी किसी की बढ़ भी गई है इन्फ्लेशन के मुताबिक, तो उसकी टेक होम कम कर दी है टैक्सेशन ने। तो अभी जो 60,000 की लिमिट है, मेरा ख्याल में वो शायद हो सकता है 80,000 75,000 हो जाए, जिससे एक नीचे तबके को जरूर सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने पिछले साल एक चीज की थी जिसका असर हुआ है, जो हाई सैलरीड क्लास है, वो 1 करोड़ के ऊपर एक तरह से उन्होंने एडिशनल टैक्स लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हुकूमत को देगी, इसलिए कि पिछले 2 साल में नदीम भाई रेवेन्यूज जो हैं पाकिस्तान के, चाहे हम अग्री करें या ना करें, वो डबल हो गए हैं। और ये कुछ स्पेस पैदा हो गई है हुकूमत को कि टैक्सेशन को या तो रिलीफ दे या टैक्सेशन को कम स्प्रेड करे, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई 25-30% रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो हमें लग रहा है कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस हो गई है, और जो 8% फिस्कल डेफिसिट पिछले 6 साल से हम देख रहे थे, वो इस साल 5.5% हो रहा है, और अगले साल ये 5 से कम होने जा रहा है। तो ओवरऑल लग रहा है सैलरीड क्लास को भी रिलीफ मिलेगा, और जो टैक्सेशन की ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितने पिछले 2 साल में हुई थी। मेरा ख्याल में कल का जो फोकस होगा बजट का, जिस तरह मैंने कहा, वो नॉन कंप्लाइंट नॉन फाइलर्स पे ज्यादा होगा। वो सेक्टर जो अभी भी सेल्स टैक्स कम दे रहे हैं, शायद उनका सेल्स टैक्स बढ़ जाए। और तीसरा जो है डिजिटाइजेशन है, क्योंकि आप देखें हमारी गवर्नेंस ऐसी है कि अगर कोई
सैलून है या ट्यूशन सेंटर है या परचून वाला है, वो खुद अपना टैक्स पे नहीं करेगा। हमें उसको डिजिटाइज करना है कि जिस तरह अगर आज आप अपना आयरिस सिस्टम चलाते हैं इनकम टैक्स का, तो आपने किस बैंक से कितना नफा लिया है, किस सुकूक से कितना नफा लिया है, किस सैलरी से कितना आपका टैक्स जमा हुआ है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके आयरिस सिस्टम में या टैक्स सिस्टम में आ जाती हैं। तो हमें शायद इवेंचुअली अपने गवर्नेंस के हालात को और एफबीआर की कारकर्दगी को देखते हुए शायद डिजिटाइजेशन ही है कि आप हर खर्चे को अपने टैक्स रिटर्न में ले आए, जिससे उम्मीद बढ़ेगी कि शायद टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो मुझे लगता है कल का जो बजट है वो इतना ज्यादा सख्त नहीं होगा जितने सख्त बजट हमने पिछले 2 साल में देखे। डिजिटाइजेशन वाला एरिया तो एक्सपर्टीज़ आपकी, आप इसके ऊपर बेहतर राय दे सकते हैं। अभी जैसे सुहेल साहब ने कहा 2 सालों में 2 गुना हमने रेवेन्यू किया, और ये वो 2 साल हैं जिसमें ग्रोथ आपकी 2.5% है। अगर सरकारी नंबर मान भी लिए जाएं कि वो बिल्कुल ठीक थे, तो आपने लो ग्रोथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाई, टैक्स रेवेन्यूज़ भी डबल कर लिए। तो आपने बुनियादी तौर पर जो मिडिल क्लास थी उसका तो खात्मा कर ही दिया, छोड़ा नहीं उनको सांस लेने के काबिल। तो अब आप बताइए, डिजिटाइजेशन एक अच्छा हल है? मतलब मैं तो बहुत सारे इश्यूज़ पे चाहता हूँ, 1,00,000-2,00,000 वाला बंदा जो है उसका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ही काफ़ी होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट काट लिया, तनख्वाह काट ली है, तो उसको उस जहमत से बचाएं, एफबीआर से रब्ता भी बचाएं, और ऑटोमेटिकली वो आपका सिस्टम उसके वो टैक्स को अपडेट करता रहे। देखिए ये जो आपका सिंप्लीफाइड आइडिया है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। जी जी, सर्टिफिकेट देखें, दो चीजें हैं। रिटर्न तो उसका हम अज्यूम करें कि अगर एम्प्लॉयर ने काटा है, जिसकी तनख्वाह कम है, वो फाइल हो गया, मगर वेल्थ टैक्स तो उसने फाइल करना ही है ना। अगर एक बंदा है जिसकी 2 लाख तनख्वाह है, मगर उसकी जो सेविंग है वो 50 लाख हो गई है, 1 करोड़ हो गई है, तो उसको अपना वेल्थ तो फाइल करना है ना, क्योंकि उस पर भी तो उसको टैक्स देना है। तो मेरे ख्याल में इसको ये कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं कि हम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग और वेल्थ टैक्स की जो फाइलिंग है उसको सहल बनाएं, आसान बनाएं। आई थिंक उस पर भी थोड़ा सा काम हो रहा है। बहुत सारी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एप्स आ गई हैं, कंपनीज आ गई हैं, जिससे काम काफी सहल तो हो गया, मगर इसको और भी आसान बनाने की जरूरत है। क्योंकि देखें चक्कर यही है ना कि रिटर्न इटसेल्फ इज नथिंग। क्योंकि जो बड़े हमारे यहाँ इलीट लोग हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं, उनकी कोई तनख्वाह नहीं है, ठीक है, उनका कोई रिटर्न नहीं है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो टैक्स रिटर्न फाइल ना करेगा। आई थिंक टैक्स रिटर्न को करना चाहिए, उसको उसको सहल बने। और हमने देखा है पिछले सालों में, 3-4 साल से, जब से ये डिजिटाइजेशन शुरू हुई है, हमने टैक्स रिटर्न भी बढ़ते हुए देखे हैं। मगर मेरे हिसाब से में टैक्स रिटर्न का बढ़ जाना इटसेल्फ इज नथिंग। हमें टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ाना है। और टैक्स कलेक्शन हमने देख लिया है कि एफबीआर के नोटिस से तो शायद नहीं बढ़ती, डिजिटाइजेशन से या ऑटोमेटिकली, जिस तरह हम कहते हैं, विदहोल्ड हो जाता है सैलरी क्लास का टैक्स, इसी तरीके से बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में हमें टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, उसको एफिशिएंट करना है, और उसको सहल बनाना है। आसिफ पीर साहब, जो पाकिस्तान में तगड़े लोग हैं उनकी आमतौर पर टैक्स रिटर्न देखें तो 1,000 में से एक बंदा शायद आपको मिलता होगा कि जिसका एक रिस्पेक्टेबल टैक्स फिगर उसके नाम के आगे लिखा हो। पार्लियामेंटेरियंस का पढ़ें तो उनकी जो सैलरी से टैक्स कटता है आमतौर पे वही लिखा होता है। बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ आपकी आईटी और आपकी कंप्यूटर कुछ हमें हेल्प कर सकती है? अगर पूरा सिस्टम डिजिटाइज हो, उनकी टैक्स चोरी करने की जो कैपेसिटी है ना, उसके ऊपर कुछ चेक लगाने की ज़रूरत है। आई थिंक इसमें तो कामरान सॉरी नदीम भाई, बिल्कुल इजी है ये तो। आई थिंक आप देखें कि अभी एफबीआर के अंदर मैकेंजी को इन्होंने एंगेज किया हुआ है, आई थिंक डिजिटाइजेशन के लिए। तो इट्स नॉट, अब तो एआई आपको प्रेडिक्शन भी कर देती है। आपके पास इतना डेटा मौजूद है, इतने टच पॉइंट्स हैं, इतनी इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं कि ये पता करना कि किसका कितना टैक्स होना चाहिए वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो फर्ज करें कि आपने जिस तरह कहा कि सिर्फ अपनी टैक्सेबल इनकम पे देता है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस उसकी आप 10 जगह से चेक कर सकते हैं, उसकी फैमिली के, उसके अपने। तो अगर वो आप, और इसमें कोई इशू ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नादरा से इंटीग्रेशन मौजूद है, सारे इदारे मौजूद हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी से लेके, आपके सेल फोन से लेके, आपके ट्रैवल से लेके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको प्रिडिक्ट करना कि उसका टैक्स अंदाजन कितना होना चाहिए और उसकी इनकम कितनी है, उसमें गैप कितना है, और उसके आप
वो कैंडिडेट निकाल के आप उसके साथ रिसर्च करके उसके पास जाएं तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कलेक्ट मोर टैक्सेस। बिल्कुल। लास्ट कपल ऑफ मिनट से आसिफ साहब, अगर आईटी सेक्टर के लिए आपके जहन में कोई खास तजवीज़ हो जो बजट का हिस्सा होनी चाहिए तो काइंडली वो बता दीजिए। जी, मैं आपको बिल्कुल 2-3 बातें करूंगा। आई थिंक इसमें एक तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज जो हमारी इस वक्त हमें टैक्सेशन पे दी गई है एक्सपोर्ट पे, आई थिंक पिछले साल चूंकि ये एक्सपोर्टर्स पे टैक्स लग गया था तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि इस साल आईटी पे भी ये चीज या अगले साल खत्म हो जाएगी। तो एक गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि जो चीज टैक्स पॉलिसीज चल रही हैं वो कंसिस्टेंट है और वो लॉन्ग टर्म है। इस लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और इस तरह बताने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लोग मुतमईन होकर काम करते हैं। दूसरा, आई थिंक अब मैं बहुत फोकस करना चाहिए, हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट है फ्रीलांसर्स। आई थिंक हमें एआई के ज़माने में एआई ने डिस्रप्शन करनी है और डिस्रप्शन कर दी है और डिस्रप्शन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें फ्रीलांसर्स और जितने भी हैं इनकी रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना चाहिए। हमें उनको अपने डेटा कलेक्शन हमारी बहुत वीक है, हमारे पास रिसर्च कोई नहीं होती। अगर आप फ्रीलांसर्स के नंबर 3 इदारों से पूछेंगे तो 3 इदारे आपको डिफरेंट नंबर्स देंगे, आपको कोई डेटा सही नहीं मिलेगा। वो डेटा आपका सही हो और उन पे हम फोकस करके उनको अप स्किल करवाएं और उनको एआई के टूल से उनको चीजें सिखाएं ताकि वो अपनी यील्ड बढ़ा सकें। तो अगर फर्ज करें कि अच्छा, ये सुहेल साहब से भी इस पे राय ले लें। लास्ट मिनट है सुहेल साहब, आपकी तजवीज़ बजट के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से जो जो आसिफ ने कहा काफी हद तक, अब जो टैक्स के रिटर्न्स हैं उसमें इनकम आ रही होती है चंद एरिया से, एक्सपेंसेस नहीं आ रहे होते। तो हुकूमत को मेरे ख्याल में, मैं तो काफी 10-12 साल से कहता हूँ, कैश स्पेंडिंग को डिसइंसेंटिवाइज करना है या पनिश करना है, और कार्ड स्पेंडिंग या वर्चुअल स्पेंडिंग है, ऑनलाइन स्पेंडिंग को प्रमोट करना है। ये तो पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि वो एक्सपेंसेस जो हैं, जो नदीम साहब अपने क्रेडिट कार्ड पे या अपने जायज कैश पे दे रहे हैं, उसको टैक्स रिटर्न का हिस्सा बनाए। और अगर उसके एक्सपेंसेस उसकी सैलरी से ज्यादा हैं या वो अलाइन नहीं कर रहे जिस तरह आसिफ साहब कह रहे हैं थ्रू एआई, तो उसका टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं होना चाहिए। और अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा तो वो नॉन बिल्कुल फाइलर सही। हो जाएगा और वो पीनलाइज होगा। तो मेरे ख्याल में ये है ना, डिजिटाइजेशन के इकदामात में एक स्टेप इनकम से बढ़ा के टैक्स रिटर्न में एक्सपेंसेस के डेटा को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है। मोहम्मद सुहेल साहब, आसिफ हबीब साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।